नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कमाल के चैनल A to Z स्टडी में। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 1 मातृभूमि। और ये हमारी एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो चलिए इसको पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हमारी इस प्यारी कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो कविता का नाम है मातृभूमि और ये जो कविता है ये हमारे देश के ऊपर है। इस कविता के अंदर जो लेखक हैं वो हमारे देश की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे देश की अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इसको समझना शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। क्या कह रहा है? ऊंचा खड़ा हिमालय। हमारे देश के अंदर जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत कहाँ पड़ता है? पूर्व दिशा में पड़ता है, क्षमा चाहूँगा, उत्तर दिशा में पड़ता है। जो हिमालय पर्वत है ये हमारे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है ना। ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं, ये बहुत ही क्या है? विशालकाय हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक। और ये एकदम आकाश चूमते हैं, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि मानो भैया आसमान में कहीं खोज गए हों। ये इतने विशालकाय, इतने बड़े बड़े हैं। और नीचे चरण तले झुक, नीचे चरण तले, चरण का मतलब होता है पैर। देखो भाई, हमारे देश के पैर तो है नहीं, ठीक है, तो ये पैर या किसकी बात कर रहे हैं? हमारे देश के नीचे के हिस्से की बात कर रहे हैं। तो हमारे देश के नीचे क्या है? हमारे देश के नीचे सदा एक समंदर, सिंधु का मतलब होता है समंदर, समंदर रहता है। उस समंदर का नाम क्या है? उस समंदर का नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। अक्सर बच्चों इससे जुड़ा एक सवाल बन जाता है, पूछा जाता है किसी एक ऐसे ओशन का नाम बताइए जो कि किसी देश के नाम पे रखा गया हो। तो इसका आंसर होता है इंडियन ओशन, जो कि हमारे देश इंडिया के नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कविता पे चलते हैं। कविता पे क्या कह रहा है कि भाई नीचे चरण तले झुक, यानी कि चरणों तले, यानी देश के नीचे की तरफ क्या है? एक हमारा समंदर है जो कि हमेशा वहां पे झूमता रहता है। तो इन लाइनों का मतलब क्या हो गया? इन पंक्तियों का मतलब ये हो गया कि हमारे देश में क्या है? ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत हैं जो कि पहाड़, जो कि आसमान को चूमते हैं, मतलब जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। और हमारे देश के नीचे की तरफ क्या है? सागर है। कौन सा सागर? हिंद महासागर है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। गंगा नदी का नाम है, यमुना नदी का नाम है, और ये यमुन लिखा है, वैसे यमुना यमुन है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है यमुना। यमुना क्या है? एक नदी का नाम है, ठीक। त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी किसको बोलते हैं? 3 नदियों के संगम को हम लोग त्रिवेणी कहते हैं। हमारे देश के अंदर जो संगम है 3 नदियों का, वो कौन कौन सी नदियों का है? वो है गंगा, यमुना और सरस्वती का, ठीक है। मतलब हमारे देश के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती, इनका जो संगम है वो क्या है? हमारे देश के अंदर मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी नदियां भी हमारे देश के अंदर मिलती हैं। जगमग झटा निराली पग पग लहर रही है। जगमग झटा निराली क्या कह रहा है कि भाई जो ये नदियां हैं, ये जो नदियां हैं, इनके पानी से क्या किया जाता है? भाई इनके पानी से सिंचाई करी जाती है, ठीक है। साथ ही में ये जो नदियां हैं, इनके आसपास क्या होता है? बड़े बड़े जंगल होते हैं, जानवर आके पानी पीते हैं। यानी कि इन नदियों के पानी की वजह से कदम कदम पर हरियाली छाई हुई है। पग पग, पग पग का मतलब क्या होता है? कदम कदम पर क्या छाई हुई है? हरियाली छाई हुई है, हर तरफ रौनक छाई हुई है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि मेरी, यानी कि ये किसकी? हमारे देश की बात करें कि वह पुण्य भूमि, यानी कि मैं इस पुण्य भूमि में रहता हूँ। पुण्य का मतलब क्या होता है? अच्छे कर्म, और भूमि का मतलब जमीन। मतलब मैं इस अच्छे कर्मों वाली जमीन में रहता हूँ। भाई अच्छे कर्म कौन करता है? इंसान करता कि नहीं करता?
तो लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि भाई इस देश के अंदर बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे हैं, मैं उसी भूमि में रहता हूँ जहाँ पे ये अच्छे कर्म करे गए हैं। वह स्वर्ण भूमि मेरी। स्वर्ण भूमि का मतलब, स्वर्ण का मतलब होता है सोने की, और भूमि मतलब जमीन, यानी सोने की जमीन। तो भाई सोने की जमीन, देखो जब भी हम लोग कहते हैं ना सोने की जमीन, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जमीन में सोना निकल रहा है या फिर जमीन पूरे सोने की है। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे ज़मीन में जो फसल उगाई जाती है वो क्या निकालती है, वो सोना निकालती है। सोना निकालने का मतलब हमारी देश की जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही अच्छी है और इसमें फसल खूब अच्छी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो जब भी हम स्वर्ण भूमि कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, हमारे उस देश की उस भूमि से है जिसमें कि बहुत अच्छी क्या होती है, फसल होती है। ठीक, आपने एक पुराने ज़माने का गाना सुना होगा, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मतलब यही था, इनका जो मतलब है ना वो फसल से ही था। मतलब वह स्वर्ण भूमि मेरी, मतलब मैं उस स्वर्ण भूमि वाले देश में रहता हूँ जहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती है। वह जन्मभूमि मेरी। जन्मभूमि, जन्म मतलब पैदा हुआ, भूमि मतलब जमीन, यानी कि वह मेरी क्या है, जन्मभूमि है, यानी कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ, यानी कि मेरा जन्म उस भूमि में हुआ है। वह मातृभूमि मेरी। मातृ, मातृ का मतलब होता है माता और भूमि का मतलब होता है जमीन। बताओ बच्चों, हम लोग भारत को भारत माता कहते कि नहीं कहते, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना। तो वह मातृभूमि मेरी, यानी कि वो माता जैसी भूमि क्या है, मेरी है। मतलब ये किसकी बात हो रही है, हमारे देश की बात हो रही है बच्चों, ध्यान रहे। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, यानी कि वो देश, जिस देश के बहुत सारी पहाड़ियों में बहुत सारे झरने निकलते हैं। चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, और हमारे देश में बहुत सारे पेड़ पौधे, उनमें बहुत सारी चिड़ियाएं बहुत ही खुशी खुशी क्या करती हैं, अपना गीत गाती हैं, अपना गाना गाती हैं। अमराइयों घनी है कोयल पुकारती हैं। अमराइयाँ, अमराइयाँ का मतलब हो गया आम के बाग, यानी हमारे देश में खूब सारे आम के बाग हैं और उन आम के बागों में कौन है, कोयलें हैं जो कि अपना मधुर गीत सबको सुना रही हैं। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। बहती मलय, मलय किसका नाम है, मलय एक पर्वत है, ठीक है, जिस पे बहुत सारे फूल उगते हैं, जिस पे बहुत सारा चंदन लगता है। तो ये कह रहे कि जो मलय पवन, यानी कि जो मलय पर्वत से होकर आने वाली जो पवन है, जो हवा है, वो बहुत ही अच्छी होती है और वो हमारे तन मन को बहुत अच्छा कर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। क्या कह रहे हैं कि भाई वह धर्म भूमि मेरी। देखो जब भी धर्म की बात की जाती है तो धर्म का हमेशा हिंदू मुस्लिम ये वाले धर्म से मतलब नहीं होता है। ठीक, धर्म का जो मतलब होता है वो होता है हमारे कर्तव्यों से, ठीक है ना, वो होता है हमारे कर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे जो धर्म शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है ये हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं किया जा रहा है या फिर किसी और धर्म के लिए किया जा रहा, नहीं, ये हमारे कर्तव्यों के लिए किया जा रहा है कि यह क्या है, यह मेरी कर्तव्यों की भूमि है, यानी कि इस भूमि के प्रति मेरे कुछ क्या है, कर्तव्य हैं। वह कर्म भूमि मेरी, वह कर्म यानी कि ये भूमि क्या है, मेरी कर्म भूमि है, यानी कि इसी पे मुझे कार्य करना है, इसी पे मुझे काम करना है। वह जन्मभूमि मेरी, यानी कि यह जो भूमि है ये क्या है, मेरी जन्म है, मतलब यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। वह मातृभूमि मेरी, यानी कि ये मेरी माता है, ये जो भूमि है ये क्या है, ये मेरी माता है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जहाँ पे जन्मे, रघुपति कौन, रघुपति हम भगवान राम को कहते हैं। तो कह रहे कि वो देश, जिस देश के अंदर में हमारे जो भगवान हैं राम वो जन्मे हैं, मैं उसी देश में रहता हूँ। जन्मी जहाँ थी सीता, और हमारे इसी देश के अंदर कौन जन्मी थी, सीता माता भी जन्मी थी। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, और इसी देश के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपनी बांसुरी, अपनी मधुर बांसुरी सुनाई थी। साथ ही में जो गीता का पाठ है वो भी इसी देश के अंदर श्री कृष्ण जी ने दिया था। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि भाई इस भूमि पे राम भी जन्मे हैं, इस भूमि पे सीता भी जन्मी है, और श्री कृष्ण ने भी यहाँ पे अपनी बांसुरी बजाई है, साथ में गीता का ज्ञान दिया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, यानी कि गौतम बुद्ध एक बहुत ही महान व्यक्ति थे
उन्होंने हमारे देश में, हमारी इस भूमि पे जन्म लेकर इसका यश और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जग को दया सिखाई, इन्होंने जग को यानी पूरे संसार को दया करना सिखाया, ठीक है, दया भावना सिखाई, जग को दिया दिखाया, और साथ में जग को इन्होंने दिया दिखाया यानी जग को एक राह दिखाई, एक अच्छा रास्ता दिखाया इन्होंने। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। वह युद्ध भूमि मेरी मतलब देखो, युद्ध भूमि, युद्ध का मतलब क्या होता है? लड़ाइयाँ। अब भाई युद्ध अच्छे नहीं होते, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। युद्ध में कई लोगों की जानें जाती हैं, युद्ध अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे पास युद्ध लड़ने के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं है, ठीक है। जैसे महाभारत का युद्ध, उसमें युद्ध के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं था, है कि नहीं। रामायण का युद्ध, वहाँ पे भी युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तो यह युद्ध भूमि मेरी, यानी कि यही मेरी क्या है? युद्ध भूमि है, यहीं पे मुझे युद्ध लड़ना है। वह बुद्ध भूमि मेरी, बुद्ध, यहाँ पे बुद्ध शब्द का अर्थ सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध से नहीं है। यहाँ पे बुद्ध शब्द का अर्थ है यानी कि जो हमसे पहले महान व्यक्ति हुए, उनके जो महान विचार हुए हैं, उससे इसका अर्थ है। यानी वह बुद्ध भूमि मेरी, यानी कि वह बुद्ध भूमि, यानी कि बुद्धिजीवियों, यानी कि जो हमारे अच्छे विचार वाले जो बुद्धिमान लोग रहे हैं, उनकी बुद्ध भूमि मेरी। वह मातृभूमि मेरी, यानी कि ये मेरी मातृभूमि है। वह जन्मभूमि मेरी। और ये हो गई कविता खत्म। इसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। चलो दोस्तों, एक बार फिर से इस पूरी कविता को पढ़ लेते हैं, पढ़ क्या समझ लेते हैं, थोड़ी समरी देख लेते हैं, फिर इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो कविता का नाम क्या था? कविता का नाम था मातृभूमि, ठीक। और ये हमारे देश के बारे में बता रही है कि हमारे देश के अंदर ऊंचा ऊंचा हिमालय है जो कि आकाश को चूमता है, यानी कि जो कि बहुत बड़ा है। और इसके कदमों में, यानी कि इसके पैरों में समंदर है। कौन सा समंदर? हिंद महासागर है, जो कि इसके चरणों को धोता रहता है। हमारे देश के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का मिलकर संगम, साथ ही में कई सारी और नदियां बहती हैं जो कि हर कदम कदम पे इस देश का जो सौंदर्य है उसको और बढ़ाती हैं, इस देश में जो जीवन है उसको और बढ़ाती हैं। ये मेरी पुण्य भूमि है, ये मेरी स्वर्ण भूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है। हमारे देश के अंदर अनेकों झरने हैं जो कि बहुत सी पहाड़ियों से निकलते हैं। यहाँ पे चिड़ियाँ खुशी खुशी खूब सारी झाड़ियों में, यानी खूब सारी वनस्पतियों में चहचहाती हैं। आम के जो बाग हैं, उनमें जब खूब सारे आम आ जाते हैं तो जो कोयलें हैं वो खूब इन पेड़ों पे बैठकर अपना मधुर गीत सबको सुनाती हैं। और जो मलय पवन, यानी कि जो मलय पर्वत से बहने वाली जो सुगंधित और जो बहुत ही अच्छी हवा है, वो हमारे तन मन को बहुत ही अच्छा कर देती है, हमारे तन मन को बड़ा संवार देती है। यह कर्म भूमि मेरी, यह धर्म भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। ये वही भूमि है जहाँ पे राम ने जन्म लिया, जहाँ पे सीता ने जन्म लिया, और जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई और गीता का ज्ञान दिया। यह वही भूमि है जिसमें गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इसके यश को और ज़्यादा बढ़ाया, पूरे संसार को दया का पाठ पढ़ाया, पूरे संसार को एक अच्छी राह दिखाई। यही मेरी युद्ध भूमि है, यही मेरी बुद्ध भूमि है, यही मेरी मातृभूमि है, और यही मेरी जन्मभूमि है। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगी हमारी कविता। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को हल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो इसके कवि हैं इनके बारे में आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। ये जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारे देश में बहुत सारे प्रसिद्ध कवि हैं, उनमें से एक कवि जिनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी, उनके द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म आज से 125 साल पहले हुआ है। और अगर एग्जैक्ट वर्ष पूछा जाए, अगर कह दिया जाए बताओ कौन से वर्ष में इनका जन्म हुआ, तो आप कहोगे 1906, ठीक। और 1978 यानी 1988 इनकी मृत्यु हुई है, ठीक। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, यानी जब इनका जन्म हुआ, जब ये थे, तब हमारे देश पे कौन राज कर रहा था? अंग्रेज राज कर रहे थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। इन्होंने अपने लिखने के अंदाज से अंग्रेजों का क्या किया है? विरोध किया है।
भारत के गौरव का उनकी लेखन का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। और उनकी जो लेखनी है, उनका जो सबसे अच्छा विषय था, मतलब उनको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे लिखना पसंद था वो था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। और भारत का जो गौरव है, यानी भारत की जो प्रशंसा है, ये करना इनको बहुत प्यारा था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, यानी उनकी कुछ और रचनाएं कौन कौन सी हैं? बढ़े चलो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती आदि। ठीक, ये इनकी कुछ रचनाओं के नाम हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न उत्तर करना शुरू करते हैं। मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। यानी नीचे मेरे प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कुछ विकल्प दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, उन विकल्पों में जो विकल्प आपको एकदम सही लग रहा है उसके सामने आपको तारा बनाना होगा। जैसे कि पहला क्या है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। यानी हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन के लिए कविता में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? क्या वो चरण है, क्या वो वंशी है, क्या वो हिमालय है, या फिर वो सिंधु है? तो सही जवाब है सिंधु। क्या है जवाब? सिंधु है। दूसरा क्या कह रहा है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, यानी जो मातृभूमि कविता है इसके अंदर मुख्य रूप से क्या है? भारत की प्रशंसा की गई है। बिल्कुल सही, यही जवाब है भाई, भारत की प्रशंसा की गई है। ठीक, ये हो गए इन दोनों के उत्तर। खा वाला क्या कह रहा है, आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करो और अब आपको कारण बताना होगा कि भाई आपने यही जो ऑप्शन है इनको क्यों चुना, यही उत्तरों को आपने क्यों चुना। ठीक है दोस्तों, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो भाई ये प्रश्न मेरा बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है प्रश्न? ये कह रहा है कि भाई पाठ से ऊपर वाले पाठ से चुनकर कुछ शब्दों को नीचे लिख दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों पर अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करना होगा। साथ ही में आपको क्या करना है, इन शब्दों को इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाना होगा। ठीक, ये करने के लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या फिर अपने टीचर की सहायता ले सकते हो। तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय ये है हमारी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये हमारी उत्तर दिशा में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, ये नीचे वाला। ठीक, फिर है त्रिवेणी। त्रिवेणी किनको कहते हैं? तीन नदियों के संगम, जो कि गंगा, यमुना, सरस्वती, इनको कहते हैं त्रिवेणी। तो ये रहा। ठीक, मलय पवन। मलय पवन किसको कहते हैं? मलय पवन हमारा एक पर्वत है, मलय पर्वत, उससे आने वाली हवा को कहते हैं। तो ये है दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को हम क्या बोलते हैं? मलय पवन कहते हैं। फिर है सिंधु। सिंधु का मतलब होता है समंदर, और साथ ही में सिंधु जो है ये एक नदी का भी नाम है। ठीक, फिर है गंगा, यमुना। तो गंगा, यमुना क्या हैं? ये भारत देश की प्रसिद्ध नदियां हैं। फिर है रघुपति। रघुपति हम भगवान राम को कहते हैं, उनसे जुड़ा क्या है? ये है श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन थे? ये थे वसुदेव के पुत्र वासुदेव। ठीक, ये चलो। सीता। सीता कौन है? ये हैं जनक की पुत्री, इनका नाम जानकी भी है इसीलिए। फिर है गीता। गीता क्या है भाई? गीता है एक किताब जो कि हमारे जो कृष्ण जी हैं उन्होंने जिसका ज्ञान दिया था। ये है एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्री भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। और आखिरी है गौतम बुद्ध, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवक्ता। ठीक, चलो, तो ये तो हो गया इसका उत्तर। ठीक, ये मैंने आपके लिए भर रखा है, आप लोग चाहो तो भर सकते हो। चलिए, पंक्तियों पर चर्चा।
कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई कविता जो हमने पढ़ी है उससे चुनकर कुछ पंक्तियों को नीचे दिया गया है, इन्हें ध्यान से पढ़िए। आपको क्या करना होगा, आपको इन पंक्तियों को, इन लाइनों को ध्यान से पढ़ना होगा और इन पर विचार कीजिए और इन पे हमको क्या करना है, विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, आप लोग को इसका क्या अर्थ समझ में आया ये भी बताना होगा। अपने विचार कक्षा में, अपने समूह में साझा कीजिए और अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। आपको जो भी आपको समझ में आए इन कविता मतलब इन पंक्तियों को पढ़ के, इसके बारे में आपको क्या करना है, अपने क्लास में अपने दोस्तों को बताना है। साथ ही में आपको इसको क्या करना है, अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना होगा। तो भाई पंक्तियां क्या है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो मैंने ये लाइनें आपको अच्छे से समझाई हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, यानी कि यह जो भूमि है, ये जो भारत देश है, ये क्या है, ये मेरी युद्ध भूमि है, यानी कि मुझे जो युद्ध है वो यहीं पे लड़ना है। वह बुद्ध भूमि मेरी, यहीं पे बहुत से बुद्धिमान लोग भी रहे हैं। वह मातृभूमि मेरी, वह मेरी क्या है, मातृभूमि है, यानी कि वह मेरी माता है। वह जन्मभूमि मेरी, और वह मेरी क्या है, जन्मभूमि है, यानी कि यहाँ पर वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। ठीक है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहा है, आपको कविता को एक बार फिर से पढ़ना होगा और नीचे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर दिखने होंगे। इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक, मतलब लिखना है आपको। तो पहला प्रश्न क्या है, कोयल कहाँ रहती है, तो कोयल कहाँ रहती है, आम के बाग में लिख लो, आम के बाग में, क्योंकि भाई यही तो कविता के अंदर दिया हुआ है, जो कविता के अंदर दिया है वही हम लोग यहाँ लिखेंगे, आम के बाग में। तन मन कौन संवारती है, तो तमवन जो मलय पवन है, मलय पवन वो संवारती है। ठीक है, यहाँ मलय पवन लिख लो। झरने कहाँ से झरते हैं, तो झरने झरते हैं पहाड़ियों में से, पहाड़ियों में से। ठीक है, अरे यहाँ तो जगह नहीं बची, पहाड़ी, चलो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग जो कविता है उसमें छाँट छाँट के लिखना। ठीक, झरने कहाँ से झरते हैं, झरने झरते हैं पहाड़ियों में से। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी। क्या सुनाई थी, गीता। ठीक है, गीता। गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया, तो गौतम बुद्ध ने हमारे भारत देश का यश बढ़ाया। ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलो अब खा वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेश या जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितरना, छितराना, छिटकना और फैलना। ठीक, कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको कविता को फिर से पढ़ना होगा और बताना होगा कि कहाँ कहाँ छटा चहर रही है और किसका पानी लहर रहा है। तो भाई पानी किसका लहर रहा था, पानी लहर रहा था हमारे नदियों का। और छटा कहाँ चहर रही थी, पग पग, पग पग छटा चहर रही थी। ये आपको इसमें मिलेगा, रुकिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये है, कहाँ गया, कहाँ गया, ये तो था कहीं पे, रुकिए, ये रही, ये है पग पग छहर रही। ठीक है, अच्छा जगमग छटा, ये है जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही, ये है। ठीक, और नदियां लहर रही। ठीक, यहाँ पर तो नदियां ही हैं, नदियां लहर रही, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो जी अब आगे के प्रश्नों को कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ तक हो चुका है ना। हाँ चलो, कविता की रचना, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। देखो ये जो लाइनें थी इसमें गंगा और फिर यमुना की जगह सिर्फ यमुन लिखा है। ठीक, गंगा यमुन त्रिवेणी, तो यहाँ पे जो यमुन शब्द है ये किसके लिए है, ये यमुना नदी के लिए है। ठीक, कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। कभी कभी जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं, कविता को और अच्छा वो पढ़ने में लगे, इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ शब्दों को थोड़ा सा बदल देते हैं जिससे कि कविता पढ़ने में मजा आए।
यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। क्या कहने कि अगर आप कविता को और थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको इस कविता के बारे में और भी कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। आपको इस कविता को पढ़ने पे जो भी आपको कोई विशेष चीज़ दिखाई दे रही है उसको अपने दोस्तों के साथ में बताओ। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, जैसे कि इस क्या है, सबसे ऊपर क्या है, इस कविता का क्या है, एक शीर्षक। शीर्षक का मतलब टाइटल। तो इसका टाइटल क्या है? टाइटल है इसका मातृभूमि। क्या है टाइटल? टाइटल है इस कविता का मातृभूमि। मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। क्या कह रहा है कि भाई स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, आपको क्या करना है? आपको जिनके भाव एक से हों उनको मिलाना है। चलो भाई मिला देते हैं। तो ये मेरा स्तंभ 1 दिया है और ये स्तंभ 2 दिया है। क्या स्तंभ 1 में? वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। तो इसको मिला दो। मैंने उस जन्मभूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। ये इससे मिल जाएगा। ठीक। चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। तो भाई चिड़िया चहक रही, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच, हाँ ये हो गया। ठीक। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती। तो भाई यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो ये हो गया इस वाले का उत्तर और ये मैंने आपके लिए कर रखा है। चलिए जी अगले पे आते हैं। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क्या कह रहा है कि भाई आपके जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें साथ में मिलो और चर्चा करो। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? तो भाई इसमें 3 प्रश्न उन्होंने टपाक से दे दिए। कौन कौन से हैं? कोयल क्यों पुकारती? तो भाई कोयल हो सकता है खुश हो, भाई कुछ भी हो सकता है। किसे पुकार रही है? हो सकता है दूसरी कोयलों को पुकार रही हो, है कि नहीं। और कैसे पुकार रही है? तो भाई वो कू कू करके पुकारती है। और कैसे पुकारती है? फिर क्या है? बहती मलय पवन है तनमन संवारती। तो पवन किसका तनमन संवार रही है? हमारा लेखक का। ठीक है। वह यह कैसे करती है? तो वह यह कैसे कर रही है? ये आ रही है पवन, यानी ये जो हवाएं कहाँ से आ रही है? ये आ रही है मलय पर्वत से। और मलय पर्वत पे बहुत सारे फूल होते हैं, चंदन के पेड़ होते हैं, जिससे उसकी जो हवा होती बड़ी ही खुशबूदार और बड़ी ही अच्छी हो जाती है। ठीक है। और जब यही हवा हमको लगती है तो भाई हमारा तन मन एकदम खुश हो जाता है। ठीक। चलो जी शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। देखो जी क्या कह रहा है कि भाई नीचे मेरी कुछ शब्द, मतलब कुछ शब्दों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां दी हुई हैं। आपको क्या करना है? इनको पढ़ना है। ठीक है। और इनको करने के लिए आप शब्दकोश अपने टीचर या अपने दोस्तों की मदद ले सकते हो। तो इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। ऊपर की जो पंक्ति है इसमें पग पग 2 बार आया कि नहीं आया? इसका अर्थ है हर पग। देखो पग पग का मतलब क्या होता है? हर पग या फिर हर एक कदम। ठीक। शब्दों को ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए हैं, इनके अर्थ लिखिए। ऐसे ही शब्दों के कुछ जोड़े नीचे दिए हैं, आपको इनका अर्थ लिखना होगा। तो ये जोड़े हैं। तो घर घर, आपने अक्सर एक वाक्य सुना होगा कि भाई वो घर घर जाके सबको पूछ रहा है, मतलब वो हर एक घर जाके सबको पूछ रहा है। ठीक। अगला क्या है? बाल बाल। कहते नहीं अरे बाप रे आज तो बाल बाल बचे भाई, ऐसे बोलते हो नहीं बोलते हो? ठीक है। तो ये हो गया। सांस सांस, भाई सांस सांस एक करके मैंने इस काम को ख़त्म कर दिया। देश देश, अरे तो देश देश की बात है, हमारे देश में कुछ और चलता है, उनके देश में कुछ और चलता है, ऐसे। ठीक है। पर्वत पर, चलो ये वाला मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। पर्वत पर्वत आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है। बाकी ये सब तो मैंने कर दिए हैं। देश दे, घर घर, हर एक घर में, बाल बाल, कोई चीज़ होते होते बची, सांस सांस, कोई कार्य संघर्ष के बावजूद पूरा करना, और देश देश, अलग अलग देश।
पर्वत पर्वत आप लोग खुद से करने की कोशिश करो। ठीक प्यारे बच्चों, चलो खा वाला क्या कह रहा है, वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। क्या कह रहा है, कविता के अंदर भूमि शब्द में क्या किया गया है, अलग अलग शब्दों को जोड़ा गया और नए नए शब्द बनाए गए। अब आपको भी ऐसे ही क्या करना है, भूमि शब्द में कुछ और शब्दों को जोड़ के अलग अलग शब्द बनाने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ऐसे दिया भी हुआ है, जोड़ लो। तप भूमि, देव भूमि, भारत भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि, मरुग भूमि, मलय भूमि, मल्ल भूमि, यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रण भूमि, सिद्ध भूमि। मतलब अब जो चाहे वैसे यहाँ पे बना सकते हो। चलो थोड़ा भिन्न थोड़ा सामान, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। क्या कह रहा है भाई, नीचे जो दी हुई लाइन है इनको पढ़ो। चलो पढ़ लेते हैं। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। क्या है, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है। क्या कह रहे हैं कि भाई जो दोनों शब्द हैं दया और दिया, इनमें एक मात्रा का अर्थ है। इसमें कोई ई की नहीं है, इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया। लेकिन इस एक मात्रा की वजह से जो अर्थ था शब्द का, वो मेरा एकदम क्या हो गया, बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का ही अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आप भी अपने जो दोस्तों के ग्रुप है ना, उसमें साथ में मिलके ऐसे ही शब्दों का कुछ आप लिस्ट बना लो, कुछ सूची बना लो, जिसमें क्या हो, एक ऐसे शब्द लिखे हों जिनमें एक एक मात्रा का फर्क हो। जैसे कि घड़ा घड़ी, ठीक है, घड़ा घड़ी। वैसे ही क्या कर सकते हो, वैसे और भी हो सकते हैं, जैसे कि सोचने दो चरख चरखा। ठीक है, चरक चरखा, चरख चरखा अलग अलग हो गया। ठीक है, और एक और सोच लेते हैं और हो जाएगा मात्रा वाला है ना, तो घड़ी। अच्छा घड़ी घड़ा तो हो गया भाई, घड़ी घड़ा तो हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, चल चाल। ठीक है, चल चाल, चल का मतलब चलना और चाल, चाल मतलब वो नहीं होती शतरंज वाली अपनी चाल, चलो ऐसा वाला। चलो पाठ से आगे आपकी बात का क्या कह रहा है, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पे रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। तो क्या कह रहा है प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये बोल रहा है कि इस कविता के अंदर भारत की सुंदरता के बारे में बताया गया है। आप भारत के जिस स्थान पे रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, उसके बारे में और बताओ। ठीक है, उस स्थान के बारे में और आप उसकी चीज़ों के बारे में वर्णन करो। ठीक, जैसे देखो मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, ठीक, यहाँ नोएडा में रह रहा हूँ। एक चीज़ मैं सही बताऊँ ना, तो मुझे लखनऊ की चाट ज़्यादा अच्छी लगती है नोएडा के मुकाबले। मैंने खाई है, मुझे लखनऊ की ज़्यादा पसंद आई। ठीक, और भी कई सारी चीज़ें हैं। चलो एक काम करो, आप सभी बच्चे लोग भी बताओ। ठीक, मैंने एक चीज़ बता दी, अब आप लोग भी बताओ, आप लोग जहाँ रहते हो ना, वहाँ की आपको क्या चीज़ पसंद है, कुछ भी बता सकते हो। वहाँ की प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान, जिसके बारे में चाहो उसके बारे में बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। फिर अगला है मेरा खा वाला, क्या कह रहा है, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने परिवार या अपने दोस्त के बारे में कुछ लिखना होगा कि आपको उसके बारे में क्या अच्छा लगता है, वो आपको क्यों पसंद है, इस तरीके से। ठीक, चलो। वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहा जाता है। तो भाई जो वंशी है ये किसको कह रहे हैं, ये बांसुरी को कह रहे हैं। ठीक, यहाँ मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। क्या कह रहे हैं कि भाई ये मुंह से फूंक के बजाया जाने वाला एक बाजा होता है। कौन, बांसुरी। बहुत अच्छी आवाज़ आती है इसमें से। कभी इंटरनेट पे सर्च करना, बांसुरी डाल के यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत ही बेहतरीन आवाज़ आती है इसके अंदर से, मैं बता रहा हूँ, एकदम कमाल की। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोज कर और सही चित्र के नीचे लिखिए।
देखो ये है बहुत ही बेहतरीन वाला प्रश्न, ये मेरा फेवरेट प्रश्न है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ बाजों की तस्वीर दी हुई है, आपको इनके नामों को इसमें ढूंढना होगा, ठीक है। तो चलो मैं 2-3 के ढूंढ देता हूँ, बाकी आप खुद से ढूंढना। देखिए लो, यहाँ पे शहनाई का ढूंढा हुआ है, यहाँ पे शहनाई का ऑलरेडी ढूंढ रखा है मैंने, ये लो, ठीक। बांसुरी, ठीक है, शंख, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चलो वो सारे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक। मैंने 3 ही किए थे इसमें जब मैं आंसर लिख रहा था उस टाइम पे, तो 3 पे ही छोड़ देते हैं। बाकी जो बचे हुए ये आप लोग खुद से ढूंढना, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और देखो इसमें हिंट भी दी हुई है, हिंट भी दी हुई है छोटे आ से, तो छोटे आ के आसपास वाले सब ढूंढ लो, ठीक। अब या फिर तो इधर नाम होगा या फिर तो इधर नाम होगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आज की पहेली, आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। क्या कह रहा है, आज आपके लिए एक अनोखी सी पहेली लाए हैं, नीचे क्या दिए, कुछ अक्षर दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको इनको मिलाकर सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द किसको कहते हैं, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो, मतलब सही शब्द हो, ठीक। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। अच्छा, शब्द बनाने के लिए आप अक्षर को क्या कर सकते हो, आगे पीछे खिसका सकते हो अपनी इच्छा के हिसाब से। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा लगा सकते हैं, साथ ही में किसी भी अक्षर के साथ में कोई भी मात्रा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया, इन्होंने क्या कह रहे हैं कि पहला शब्द हमने बना दिया, बाकी बनाओ। तो ये मेरा दे रखा था अक्षर, और शब्द क्या बना, महासागर, ठीक। ऐसे ये देख लो, तो हा मा य ल, तो ही मा लय, लो हिमालय बन गया। और ये ग ग, 2 ग है, तो ये बना दो गंगा, अंक की बिंदी और आ की मात्रा, गंगा, ठीक। भ तर, इस पे एक ही मात्रा लगा दो, भीतर, अरे इधर वाली आएगी भीतर, खत्म। ये क्या है, ला क य, तो ये हो जाएगा कलय, नहीं 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 नहीं, कोई भी बना सकते ना, तो इसको बना लो ली, नहीं ये भी गड़बड़ हो जाएगा, कापे की मात्रा डाल के कुछ होगा क्या, की लय, या फिर या पे आ की मात्रा नहीं, का पे आ की मात्रा, या और ली, कयली, कोयल, ठीक, कोयल 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 कोयल, ऐसे लिख लो, का आगे फिर ओ की मात्रा, या और ल, अरे गड़बड़ हो गया, या और ल, ठीक है, कोयल बन गया। और लास्ट वाला क्या है, व न प, तो पवन, प न पवन, ये लो खत्म खत्म। ये आखिरी तो बड़ा आसान था, ये आखिरी वाला तो बड़ा आसान निकल गया, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन है, सारे सारे लिख सकते हो। देखो अगर आप चाहो तो कोई और भी वर्ड बना लो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप लोग लिखो, अपने से भी कुछ बना सकते हो, ये तो और भी अच्छा होगा। चलो जी, अब क्या है, देखो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट इसको समझा देता हूँ। आप सबने वंदे मातरम गाने के बारे में सुना होगा, ठीक, बहुत ही अच्छा गाना है। यहाँ पे एक तरफ क्या दिया हुआ है, उसकी एक लाइन दी हुई है, और इधर इसका अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने अब तक जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उनमें कहीं पे भी मुझे इसका अर्थ देखने को नहीं मिला है, वो भी इतना अच्छा अर्थ देखने को नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, और मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि एक बार आप इस पूरे वंदे मातरम के गाने को और इसके अर्थ को एक बार पढ़ के समझो ज़रूर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। साजी समझ, आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी पढ़ा। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं और कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी बातें कुछ अलग हैं। क्या कह रहा है कि भाई आपने मातृभूमि कविता भी पढ़ ली, वंदे मातरम कविता भी पढ़ ली, आपको क्या करना है, आप अपने क्लास में चर्चा करना है और पता करना है कि इन दोनों कविताओं में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि एक सी हैं और ऐसी कौन सी बातें जो कि अलग हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, बहुत ही आसान होगा। चलो अगला है मेरा, खोजबीन के लिए नीचे पाठ से संबंधी कुछ रचनाएं दी गई हैं, इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। क्या कह रहा है कि भाई कविता से जुड़ी हुई कुछ रचनाएं दी हुई हैं, इनको पढ़ने के लिए कह रहे हैं। क्या ये वैसे, ना हाथ एक शस्त्र हो,
पुष्प की अभिलाषा वंदना, ये क्या है? देखो पुष्प की अभिलाषा तो यही है, ठीक है, पढ़ने के लिए। बाकी ये 3 क्या है ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये भी पढ़ने वाले ही हों, मुझे नहीं पढ़ने के लिए, हो सकता है ये भी वही हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलो मैं एक बार बुक में चेक करके बता दूंगा कि ये तीनों हैं क्या, ठीक है। चलो तो भैया हमारा जो चैप्टर है ये तो पूरा खत्म हो गया, बहुत ही छोटा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा है नहीं। अब चलो आते हैं पढ़ने के लिए, जो है हमारा आखिरी पुष्प की अभिलाषा। इसके बाद में ये पूरा चैप्टर खत्म, ठीक। तो ये हमारा पढ़ने के लिए ही है, आओ पढ़ लेते हैं इसको। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला की बींद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हो हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक। बहुत ही प्यारी, क्या शानदार कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। चलिए दोस्तों इसका अर्थ समझा देता हूँ मैं आपको। ये फूल जो है वो अपनी मन की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। फूल क्या कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे सुरबाला के गहनों में डाल दो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने प्रेमी को देकर उसको ललचवाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि बादशाहों और सम्राटों के शव पर मुझको डाला जाए, ना ही मेरी ये इच्छा है कि मुझे देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाए। मैं क्या चाहता हूँ, ओ वनमाली, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पे फेंक दो जिस रास्ते से हमारे देश पर, मतलब हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले, हमारे देश के लिए अपना शीश चढ़ाने वाले वीर जवानों को लेके जाया जा रहा हो। क्या प्यारी कविता है, बेहतरीन कविता है। चलो इसके लेखक है माखन लाल चतुर्वेदी। बहुत ही प्यारी कविता थी, वाकई में मज़ा आ गया पढ़ के। तो दोस्तों ये तो हमारा पूरा पाठ हो गया है। उम्मीद है आपको इस पाठ को पढ़ने में मज़ा भी आया हो और साथ में समझ भी आई हो। देखो भाई पाठ को ना पढ़ने में जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक आपको बढ़िया नहीं लगने वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।